नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, और कल की क्लास से हम क्षार शुरू करेंगे क्योंकि हमारा जो अम्ल वाला पार्ट्स है तो इतना ही था। तो आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा हमारा अम्ल वाला पार्ट। ठीक है, और कल से हम क्षार शुरू करेंगे और इसके बाद हम लवण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा हमारा। आपको ध्यान से देखना है, एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको साथ नोट डाउन करते चलिए। और मैं ट्रिक बताऊंगी आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पहचानने की। ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए अगर आप, तो खुद एनालिसिस आप कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको चार ऑप्शन में फॉर्मूले दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से हमारा प्रबल अम्ल कौन सा है, या फिर पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल नहीं है। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए और मैं पहचानने की ट्रिक आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ कि पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए आप। ठीक है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताऊँ उसको आप साथ में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, या तो फिर आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रबल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या होता है कि जो भी अम्ल पानी में घुल करके 100% आयनित हो जाते हैं। ठीक है, जो 100% पूरे ही घुल जाते हैं पानी में, या 100% आयनित हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल की परिभाषा बस इतनी ही आपको याद रखनी है कि जो वह अम्ल जो पानी में 100% आयनित हो जाए या पूर्ण रूप से आयनित हो जाए उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे आयनित लिखा गया है तो आप आयनीकरण पढ़ लीजिए कि आयनीकरण हमारा क्या होता है, क्योंकि ऐसे शब्द कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आप इसको, अगर आप इसको सुने तो आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो आयनीकरण क्या होता है कि आयनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ परमाणु या अणु खोकर, ठीक है, या फिर ग्रहण करके विद्युत रूप से आवेशित कणों यानी कि आयनों में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं आयनीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं हमारे आयनीकरण के। तो आयनीकरण हम किसको बोल देते हैं कि जैसे कि हमारा ये NaCl है। ठीक है, NaCl है, हम इसको जब तोड़ेंगे दो भागों में तो हमारा Na+ और हमारा Cl नेगेटिव, ये दो भागों में पूर्णतः टूट जाता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से टूट गया तो ये हमारा हो गया आयनीकरण। ठीक है, दो आयनों में एक धनात्मक आयन और एक हमारा ऋणात्मक आयन, दो आयनों में हमारा टूट जाता है, उसी को हम बोल देते हैं आयनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण जैसे कि देख लीजिए कि ये हमारा प्लस हो जाता है Na। ठीक है, पोटेशियम K हो जाता है, कैल्शियम हमारा हो जाता है ClO2। ये सारे हमारे आयन ही होती हैं जिसके ऊपर कोई भी पावर लगी होती है, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है। हम प्रबल अम्ल पहचानेंगे कि प्रबल अम्ल हमारा होता क्या है। ठीक है, हम प्रबल अम्ल किसको बोल सकते हैं, इसका क्या तरीका होता है, तो मैं 2-3 इसकी ट्रिक बताऊंगी, उन ट्रिकों को आप याद रख लीजिए। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा हमारा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ये याद रखना है कि जितने भी हमारे हैलोजन वाले तत्व होते हैं, ठीक है, हैलोजन समूह आपको याद रखना है पीरियोडिक टेबल में, हालांकि मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ रखी हैं चीज़ें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वगैरह, तो आपको तो पता ही होगा कि हैलोजन समूह हमारा क्या होता है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी हैं, ठीक है, तो फिर भी आप हैलोजन समूह पीरियोडिक टेबल में जा करके देख लीजिएगा, आपको हैलोजन समूह मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे हैलोजन वाले तत्व होते हैं उनमें प्रबल अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, अगर जिसके सूत्र में बात करें तो जैसे कि हमारा जैसे HBr हो जाता है, और जो हमारे हैलोजन है तो हैलोजन कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है, आयोडीन हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी हमारे होते हैं ये सभी हैलोजन समूह के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये तत्व होते हैं हैलोजन समूह, अगर आपको कहीं ये दिख जाते हैं
तो आपको बेझिझक आपको लगाना है कि ये हमारे कौन से हैं, तो ये हमारे हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मैं आगे बताऊंगी आपको किस पॉइंट को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जितने भी हमारे हो जाते हैं हैलोजन अम्ल, हैलोजन वाले अम्ल, ठीक है, वे सभी हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। पहली शर्त हमारी ये हुई। ठीक है, इनके सूत्र कैसे बन सकते हैं, जैसे कि हमारा HCl बन गया, HBr हो गया, HI हो गया। ठीक है, तो ये हमें सभी प्रबल अम्ल ही हमें मिलेंगे यहाँ पे। अब इस उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये HCl हमारा हो जाता है, ये भी हमारा प्रबल अम्ल है, HBr हमारा हो जाता है, ये भी प्रबल अम्ल है, और यहाँ पे HI हो जाता है, ये भी प्रबल अम्ल है। बस आपको हैलोजन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है, ठीक है, जो फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन हमारा यह प्रबल अम्ल के अंतर्गत ना आके ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बस आपको एक्सेप्शंस में यही याद रखना है कि जो हमारा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन प्रबल अम्ल ना होकर के ये दुर्बल अम्ल में आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाईलाइट करके। लेकिन जो हमारा HF होता है, ठीक है, जिसमें हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ होता है, वह दुर्बल होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप हैलोजन तत्व देख करके कहीं आपको डायरेक्टली आपको नहीं बताना है। अगर आपको अगर आप में F लगा हुआ है कहीं पे भी, किसी के साथ भी, तो आपको ये दुर्बल अम्ल ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वाला कोई भी तत्व हमें मिले, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो, तो वह उसमें प्रबल अम्ल ही हमेशा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कितने तत्व हैं हमारे ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 4 तत्व हैं, यहाँ पे 3 तत्व हैं। जितने भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वाले तत्व होते हैं उन सभी में हमारे पाया जाता है कौन सा, तो यह प्रबल अम्ल ही पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण यह ताकतवर बनता है, इसीलिए हमारा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, और जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सभी की सभी इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है हमें पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल होने के लिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे हैलोजन हैं, ठीक है, जितने भी हमारे हैलोजन हैं वो सभी आ जाएंगे। इसमें एक्सेप्शन हमारा हो जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ करके सभी हमारे हैलोजन तत्व आ जाएंगे जहाँ पे, तो वह हमारा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, दूसरा इसका हमारा दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि दूसरा पॉइंट हो जाता है कि जब हमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा हो, जिसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, वह हमारे इसी में आते हैं हैलोजन समूह, प्रबल अम्ल में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा तीसरा आ जाता है अकार्बनिक। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल कम हो या बिल्कुल हो ही नहीं। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं अकार्बनिक। यानी ज़्यादातर जो होते हैं हमारे अकार्बनिक प्रबल ही होते हैं। ठीक है, 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जितने भी हमारे अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक तत्वों को आप बता सकते हैं आराम से कि यह हमारे जो होते हैं, तो यह होते हैं कौन से, तो यह प्रबल अम्ल ही होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कि अकार्बनिक एसिड वे एसिड होते हैं या वे अम्ल होते हैं जो सामान्यतः खनिजों से प्राप्त होते हैं और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अकार्बनिक हम किसको बोलते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं पाए जाते हैं, वह सभी हमारे अकार्बनिक एसिड ही होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से अकार्बनिक एसिड के। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें आपको हाइड्रोजन और इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन में कहीं पे भी आपको यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए H2SO4 है, यहाँ ना तो कार्बन तो है ही नहीं, यहाँ पे ना तो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है आपको, ना तो यहाँ पे दिख रहा है और ना तो यहाँ पे दिख रहा है। जब कार्बन हमें दिखाई ही नहीं देगा, कार्बन होगा ही नहीं, तो हमारा कौन सा होगा, तो वह हमारा होगा प्रबल अम्ल। ठीक है, तो हमने इसके 3 ट्रिक पढ़ी हैं और तीनों को आपको ध्यान रखना है और इतना मुश्किल नहीं है 3 को याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहला आपको याद रख लेना है कि जो हमारे हैलोजन तत्व होते हैं,
ठीक है, सभी हैलोजन तत्व F को छोड़ करके। दूसरा पॉइंट आपको याद रख लेना है कि जो भी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी वो सभी हमारे प्रबल अम्ल ही कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा हो जाता है, और हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो हमारे अकार्बनिक होते हैं, और जितने भी हमारे अकार्बनिक होते हैं वो सभी हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट आप रख लीजिए याद, आप आराम से देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रबल अम्ल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रबल अम्ल के उदाहरण मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो हालांकि मैंने उदाहरण के द्वारा जब भी मैंने ट्रिक बताई है तो सभी में मैंने उदाहरण बताए हैं। ठीक है, तो उन उदाहरण को भी आप देख लीजिए। तीनों को अगर आपने याद कर लिया ट्रिक को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है कि हमारा प्रबल अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो HCl हो गया जैसे, और हमारा HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, और HBr हो गया, ये सभी हमारे कौन कौन से हैं, तो ये सभी हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। और क्यों होते हैं कि देखिए, जैसे पहले मैंने बताया था कि जितने भी हमारे हैलोजन तत्व होते हैं अगर वो जुड़ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रबल अम्ल होगा। तो जैसे HBr यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, HBr के स्थान पे अगर आपको HI भी मिल जाता, क्योंकि हमारा I भी है, ठीक है, ये भी हमारा हैलोजन समूह ही होता है। हमारा HCl हो जाता, ये भी हमारा हैलोजन समूह होता है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे हैलोजन समूह हैं अगर ये जुड़ करके यहाँ पे बना रहे हैं तो ये हमारे सभी प्रबल अम्ल के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता ही दी हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इनको समझा दिया है। ठीक है, अब उदाहरण द्वारा भी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि उदाहरण द्वारा ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, HCl हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यानी प्रबल अम्ल, और यहाँ पे हमारा पानी दिया हुआ है। तो HNO3 हमारा H3O ये अलग हो जाता है, और जो हमारा Cl होता है ये अलग टूट कर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा मैंने क्या बताया था कि जो प्रबल अम्ल हैं वह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वो पूर्ण रूप से दोनों बिल्कुल आयनित हो जाते हैं, यानी 2 भागों में आराम से टूट जाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 भागों में आराम से टूटते हैं या जल में घोलने पर तो हमारे ये प्रबल अम्ल ही होते हैं। ठीक है, और प्रबल अम्ल को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक तो आपको बता ही दी है, तीनों ट्रिक आप याद रख लेंगे, आप आराम से बता सकते हैं कि हमारा प्रबल अम्ल कौन सा हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो होता है यह लगभग पूरा टूट जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था परिभाषा के माध्यम से कि जब जल में घुल करके जो हमारा अम्ल जल में पूर्णतः 100% पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो वह हमारा प्रबल अम्ल होता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है। ठीक है, 2 भागों में, एक ये आयन में और एक हमारे नेगेटिव आयन, दोनों में ही आपको ये दोनों पूर्ण रूप से टूट करके बन रहा है, इसीलिए हमारा प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब हम दुर्बल अम्लों को पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद मैंने एक टेबल डाल रखी है, इसको हम कंपेयर करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बहुत अच्छे से देखेंगे हम। तो दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड देख लेते हैं अब। ठीक है, वीक एसिड के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक। तो सबसे पहला है दुर्बल अम्ल, हम किसको कहते हैं कि वह अम्ल होता है कि जो जल में घोलने पर ये आंशिक रूप से ही आयनित हो पाता है। ठीक है, यानी ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, यानी वीक एसिड बोल देते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? ठीक है, तो इसके उदाहरण में जैसे CH, मैं भी अब आपको बताऊंगी कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अभी पहले आप उदाहरण देख लीजिए, फिर मैं पहचानने के तरीके भी बताऊंगी आगे। ठीक है, तो CH3COOH एस्टिक एसिड हमारा हो जाता है, यह हमारा कार्बोनिल एसिड हो जाता है, यह हमारा फास्फोरिक एसिड हो जाता है, और यह हमारा हो जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, और देखिए इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, जब मैंने आपको प्रबल अम्ल बताया था और प्रबल अम्ल को पहचानने के लिए मैंने हैलोजन तत्व बताए थे आपको। ठीक है, हैलोजन तत्व जिसमें भी जुड़ा हुआ होगा तो वो हमारा प्रबल अम्ल होगा। लेकिन मैंने एक्सेप्शन में एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा फ्लोरीन होता है, अगर फ्लोरीन आपको कहीं पे भी मिल जाता है, ठीक है, तो यह हमारा वीक एसिड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फ्लोरीन हमारा
प्रबल अम्ल के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह हमारा वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने वहीं पे नोट करके बता दिया था हाईलाइट करके, तो आपको वो पॉइंट्स तो नोट डाउन कर ही लेना है। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। उदाहरण द्वारा भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे हमने CH3COOH का आयन हमने किया, ये इसको आयनीकृत अगर हम करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन अलग होगा और यहाँ पे ये जो हमारा CH3COO नेगेटिव हमारा यहाँ पे बच जाता है। तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो रहा है। ठीक है, कि जो भी अम्ल पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है या आंशिक रूप से आयनित हो जाता है तो वह हमारा दुर्बल अम्ल कहलाता है। मैंने पहली परिभाषा के माध्यम से समझा दिया है आपको। ठीक है, यह पूरा टूटता नहीं है, यह केवल थोड़े हिस्सों में ही आयन देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लैरिटी रखी है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है पहचानने के लिए। ठीक है, कि अब दुर्बल अम्ल को कैसे पहचानेंगे, प्रबल अम्ल को तो मैंने बता दिया। ठीक है, दुर्बल अम्ल को पहचानने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जिसमें भी COOH समूह है वो हमारा दुर्बल अम्ल ही होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आप COOH देखिए वह हमारा हो जाएगा कौन सा, तो दुर्बल अम्ल। ठीक है, यह ऑर्गेनिक एसिड होता है, यह ज़्यादातर वीक एसिड ही में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जिसमें भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड जो होता है तो वह ज़्यादातर हमारा वीक एसिड होता है, और जिसमें भी COOH जुड़ा होगा वह दुर्बल होगा। तो बस आपको COOH ध्यान रख लेना है। ठीक है, एक हमारा यही ट्रिक है दुर्बल अम्ल को पहचानने की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए उदाहरण में मैंने डाल रखा है, जैसे CH3COOH हो जाता है, ये हमारा दुर्बल हो जाता है। ठीक है, HCOOH हो जाता है, ये भी हमारा दुर्बल हो जाता है। और जितने भी हमारे होते हैं जिसमें भी COOH जुड़ा होगा वह हमारा दुर्बल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कार्बन, ठीक है, जो कार्बनिक अम्ल होता है वो भी हमारे दुर्बल अम्ल ही होते हैं। ठीक है, जो हमारा कार्बनिक एसिड होता है तो कार्बनिक एसिड जिसमें भी पाया जाएगा वह हमारा दुर्बल अम्ल होगा। यानी कार्बनिक का मतलब सीधा सा होता है कि अगर सूत्र में कहीं पे भी आपको C दिखे, ठीक है, या फिर आपको कौन सा दिखे, COOH दिखे, ये दोनों टाइप अगर आपको दिखते हैं तो यह अधिकतर हमारे वीक एसिड ही होते हैं। बस ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको कहीं पे भी कार्बन दिख रहा है या फिर आपको COOH दिख रहा है तो वो हमेशा कौन सा होगा, तो वह हमेशा हमारा होगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्लों को पहचानने की हमारी 3 ट्रिक थी, और दुर्बल अम्लों को पहचानने के लिए बस 2 चीज़ें आप याद रख लीजिए, COOH और C। ठीक है, जहाँ पे भी सिर्फ एक भी चीज़ याद रख सकते हैं कि कार्बन तो यहाँ पे भी हमारा जुड़ा हुआ है, कार्बन हमारा ये भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बन जिसमें भी पाया जाएगा सिंपल सी बात है वो हमारा दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, और जिसमें भी कार्बन नहीं पाया जाता है वह हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो कार्बन होता है वह किसी भी अम्ल को कमज़ोर बना देता है। ठीक है, और यह जो होता है कि यह हमारा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए यह हमारे जो अम्ल को यह कमज़ोर कर देता है, यह वीक कर देता है। इसीलिए जिसमें भी हमारा कार्बन पाया जाता है तो यह हमारा जो अम्ल होगा वह वीक एसिड होगा, और जिसमें भी कार्बन नहीं पाया जाता है वह हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो बस इन पॉइंटों को आप ध्यान रख लीजिए, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रबल अम्ल है, कौन सा हमारा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्षार को। ठीक है, क्षार को बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट का हम DNA करेंगे, तो एक एक पॉइंट को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उदाहरण द्वारा पढ़ेंगे। जैसे ही हमने अम्ल को पढ़ा वैसे ही हम क्षार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे CH3COOH लिखा हुआ है। ठीक है, एसिटिक एसिड हमारा हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाता है C2H5COOH यानी प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे ये बनते हैं कि जिसमें C की मात्रा हो या फिर COOH की मात्रा हो वो हमारे वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इनमें अंतर क्या है। ठीक है,
जो प्रबल अम्ल हैं और प्रबल क्षार जो हमारा होता है, तो उसमें अंतर यानी डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे पहला देखेंगे आधार, दूसरा हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हम देखेंगे वीक एसिड। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ये आयनीकरण। अगर कोई भी पानी में कोई भी अम्ल है, ये पानी में जब पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो उसको हम प्रबल अम्ल बोल देते हैं, परिभाषा में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और जब हमारा जो अम्ल है पानी में घोलने पर आंशिक रूप से हमारा आयनित होता है, वह हमारा दुर्बल अम्ल होता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है, पीएच मान। ठीक है, कि अगर जो पीएच मान हमारा होता है तो हमारा प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो यह होता है 1 से 3 तक। ठीक है, अगर 1 से 3 के बीच में किसी भी अम्ल का पीएच वैल्यू है तो वह हमारा आएगा प्रबल अम्ल के अंतर्गत। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 3 से 7 के बीच में है, तो वह हमारे दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ से आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मैं वहाँ पे नहीं डाल पाई थी इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि जो प्रबल एसिड होगा तो 1 से 3 के बीच में जब उसका पीएच वैल्यू होगी वह हमारा प्रबल अम्ल होगा, और 3 से 7 के बीच में जब उसकी वैल्यू होगी पीएच वैल्यू, तो वह हमारा दुर्बल, यह हमारा वीक एसिड होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट हो जाती है चालकता। ठीक है, जो बिजली के अच्छे चालक होते हैं वह प्रबल अम्ल होते हैं, और जो अच्छे चालक नहीं होते या कमजोर चालक होते हैं वह हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, धातुओं से जो प्रतिक्रिया होती है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वह धातुओं से बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। ठीक है, बहुत फास्टली क्रिया करते हैं, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं ये धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं, ये बहुत धीमी क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी बहुत स्लो क्रिया करती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 5वां कह रहा है संक्षारकता। ठीक है, संक्षारकता क्या होती है कि जो प्रबल अम्ल होता है उसमें अधिक संक्षारकता होती है। ठीक है, और जो हमारा दुर्बल एसिड होता है तो उसमें कम संक्षारकता होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो जाता है, यह हमारा होता है खट्टापन। ठीक है, खट्टापन में क्या होता है कि जो हमारा प्रबल एसिड होता है वह बहुत तेज होता है, और जो हमारा बहुत तेज या बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और जो भी हमारा वीक एसिड होता है तो बहुत कम या बहुत एकदम नॉर्मल खट्टा होता है, तो वह हमारा आ जाता है वीक एसिड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एसिड भी आपको ध्यान रखना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में ये अंतर आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ये सभी पॉइंट सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आपको एक बार कंपेयर करके भी बता दूं, तो सारी चीज़ों का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा प्रबल अम्ल होता है तो प्रबल अम्ल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल की अपेक्षा। तो ये सारे पॉइंट हमारे इम्पॉर्टेंट थे और मैंने एक एक चीज़ को पढ़ाने का प्रयास किया है आपको, और ये हमारा हो जाता है उदाहरण। ठीक है, तो ये प्रबल अम्ल के उदाहरण आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं और ये हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण हो जाते हैं। तो दुर्बल अम्ल में मैं तो बताया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसमें हमारा कार्बन की मात्रा पाई जाएगी वह हमारा दुर्बल अम्ल होगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी वह हमारा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और इसकी अन्य कंडीशंस भी मैंने बताई हैं, तो उनको भी आप आगे जा करके अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहचान देख लीजिएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पहचानने की जो मैंने ट्रिक बताई है बस उसको याद रख लीजिए, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो बस हमारी क्लास इतनी ही थी और हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से समझा है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन हमारा बनता है, जितना भी क्वेश्चन बनता है हमारे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल से, मैंने कोई एक पॉइंट भी यहाँ से नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत पसंद आए, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में क्षार के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।